हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड और उसमें हमने क्या किया था, हमने पेनल्टी निकाली थी और उसके बाद हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी। लास्ट में ये डेल्टा की वैल्यू निकाली थी जो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही थी। अगर ये प्रोसेस तो जब है जब ये पॉजिटिव आ रही है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है। वही टॉपिक आज का है। स्टार्ट करते हैं। व्हेन डेल्टा बिकम नेगेटिव, इस डेल्टा को डी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारी टीपी है वो बैलेंस है या फिर नहीं है। वो कैसे देखेंगे, समीशन सी आई इक्वल टू समीशन बी जे हो जाए तो जो हमारी टीपी है वो बैलेंस है। समीशन सी आई, ठीक है, समीशन सी आई इक्वल टू 7 + 5 + 3 + 2, तो 7 + 5 + 3 + 2 17 हो गया। और समीशन बीजे मेरा कितना है, 6 + 1 + 10 17 हो गया। तो समीशन सी आई इक्वल टू समीशन बीजे, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी टीपी है, टीपी इज बैलेंस्ड। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है वही वाला। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पेनल्टी निकालनी है। सारा प्रोसेस वही करना है जो हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में किया था, प्लस कुछ आगे ऐड होंगे, इसमें लूप बनाएंगे हम। तो आगे देखते हैं, पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी के लिए सबसे लोएस्ट कॉस्ट कितनी है, 2 है, और जस्ट उसकी अपर कॉस्ट 3 है। इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है, 1 है। और इस वाले रो में सबसे लोएस्ट कॉस्ट 0 है और उसके अपर 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। सबसे लोएस्ट कॉस्ट यहाँ पे कौन सी है, 5 है, और उसके जस्ट अपर 8 है, तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब रो वाइज देख ली, अब हम कॉलम वाइज देखते हैं, ठीक है। पी स्टार पेनल्टी, सबसे लोएस्ट कॉस्ट मेरी 1 है, उसके जस्ट अपर 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इस वाली कॉलम में सबसे लोएस्ट कॉस्ट मेरी 0 है एंड उसकी अपर कॉस्ट 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। यहाँ पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट मेरी 6 है एंड उसके जस्ट अपर 11 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। यहाँ पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट 1 है और उसके जस्ट अपर 7 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा 6 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, इसमें रो में, इस वाले पेनल्टी में और इधर वाली पेनल्टी में, यानी कॉलम वाली पेनल्टी जो निकाली थी और रो वाली पेनल्टी निकाली थी, इसमें सबसे बिगेस्ट पेनल्टी कौन सी है। तो मुझे दिख रहा है मेरी 6 है, तो हम इधर जाएंगे, ठीक है, हम इसमें जाएंगे। अब इस वाली में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 पे जाएंगे। अब इस वाले रो में है और कॉलम में ये 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, मतलब लोएस्ट कॉस्ट फुलफिल करेंगे। तो मेरा जो 1 है वो छोटा है और 2 बड़ा है, तो जो लोएस्ट कॉस्ट है, मेरी जो छोटी कॉस्ट है वो हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो मेरी जो 1 है वो लोएस्ट कॉस्ट है और मैंने यहाँ पे 1 फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब 1 मेरी फुलफिल हो गई है और इस वाले कॉलम में मेरी यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको काट के यहाँ 1 कर दूँगी। एंड जिसमें मेरी वैल्यू फुलफिल हुई है, यानी ये वाली, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं कैंसिल कर दूँगी। अब मैंने ये कैंसिल कर दी, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू मिली, क्योंकि जो मेरी कैंसिल हो गई है रो, उसको मैं छोड़ दूँगी और जस्ट वही वैल्यू लिख लूँगी जो बची है। तो यहाँ 2 3 11 7, मैंने यहाँ लिख लिया 2 3 11 7, ये मेरी कैंसिल होगी, इसको नहीं लिखूँगी। 7 8 59, सॉरी 5 8 59, तो 5 8 59 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 6 और 10 और 7 5 3 2, नॉट 2, यहाँ क्या आ गया था, 1 कट होके 1 आ गया, तो 7 5 3 1। अब हम इसमें वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, पेनल्टी निकालेंगे। मैंने इसकी पेनल्टी लिख दी है, जैसे ऊपर किया था हमने वैसे ही किया है। सबसे लोएस्ट कॉस्ट और उसके जस्ट अपर, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। सबसे लोएस्ट कॉस्ट 5, उसके अपर 8, तो 3 है। और
कॉलम वाइज सबसे लोएस्ट कॉस्ट 2 और 5, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है पेनल्टी। अब उसके बाद इसमें कौन सी अपर पेनल्टी है, तो मुझे दिख रहा है 5 है, तो मैं इधर जाऊँगी। अब इस वाले में कॉलम में ये 3 जो मिनिमम वैल्यू है 3, उस पर जाएंगे। अब डिमांड और सप्लाई में देखेंगे कि किसके पास मिनिमम डिमांड और सप्लाई है, तो अब हम 3 पे आ गए। अब इधर जा रहे हैं तो ये 6 मिल रहा है हमें, और इधर जा रहे हैं तो ये 5 मिल रहा है। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 5 है, तो हम मिनिमम फुलफ़िल करेंगे। यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू फुलफ़िल कर दी, और ये रो वाइज फुलफ़िल हुई है तो मैं रो को काट दूँगी, और अगर कॉलम वाइज फुलफ़िल हुई है तो मैं कॉलम को काट दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये कॉलम को काट दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये सारे कॉलम लिख देंगे, कॉलम्स और रो लिख देंगे। अब ये मेरा नेक्स्ट स्टेप आ गया। 2 5 2 5 ये मेरी कैंसिल हो चुकी है, मैंने कट कर दी थी। तो 11 15 7 और 9 ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ करना भूल गए, यहाँ पे 5 डिमांड फुलफ़िल हो गई थी, तो यहाँ पे कितनी बचेगी मेरी 1, ठीक है। तो 2 11 7 5 15 9, अब यहाँ पे 1 फुलफ़िल कर देंगे, 1 ये 10 ये 7 3 1। अब फिर से हम उसमें वही काम करेंगे जो ऊपर करते हैं, पेनल्टी निकालेंगे। तो मैंने पेनल्टी निकाल ली है। 2 मिनिमम वैल्यू 2 उसके जस्ट 7, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। मिनिमम वैल्यू 5 उसके जस्ट अपर 9, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। ऐसे ही इधर मिनिमम 2 उसके जस्ट अपर 5, जस्ट क्या इसमें 2 ही है, तो अब 3 4 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी इसमें मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, 5 है, तो इधर एंटर करेंगे। अब इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 है। अब 2 में डिमांड और सप्लाई में मिनिमम कौन सा है, 7 है या फिर 1 है, ऑब्वियसली 1 है। 1 है तो 1 मैंने यहाँ पे फुलफ़िल कर दिया। अब 1 मेरी डिमांड पूरी होगी तो मुझे कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ कट करके 6 लिख दिया। अब मेरी रो वाइज ये जो वैल्यू फुलफ़िल हुई थी तो वो रो वाइज ही तो हुई थी, तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगी। अब आगे का स्टेप आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते, टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे ये 5 में वैल्यू फुलफ़िल होगी 6, क्योंकि यहाँ पे 6 आया था, ठीक है। 15 में 3 हो जाएगी। मैं एक स्टेप लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 59, तो 5 59 6 बचा था, क्योंकि यहाँ सप्लाई 1 हो गई थी, डिमांड हमारी 6 ही करनी थी हमें, 3 1, तो यहाँ मेरी 6 हो जाएगी फुलफ़िल, यहाँ मेरी 3 हो जाएगी, और यहाँ 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फाइनल टेबल। तो ये अब हमारी फाइनल टेबल है। क्वेश्चन दिखाती हूँ पहले। क्वेश्चन मेरा ये था, इसी को मैंने लिख लिया है, और जो वैल्यू मैंने पेनल्टी निकाल के फुलफ़िल की थी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो वही मेरी फाइनल टेबल है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हमने 1 निकाली थी। कहाँ से निकाली थी 2 की वैल्यू 1, यहाँ से निकाली थी, क्योंकि यहाँ 1 फुलफ़िल हुई थी। यहाँ पे 3 की वैल्यू 5 फुलफ़िल हुई थी। और ये आपको देख के खुद ही करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर 2 3 हुए तो इस वाले पे ना करके दूसरे पे कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। और यहाँ 1 फुलफ़िल हुई थी, तो ये सारी वैल्यू हमें फाइनल टेबल में लगानी है। तो मैंने ये फुलफ़िल कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी टीपी कॉस्ट। टीपी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू हमारी फुलफ़िल हुई हैं, जैसे 2 और 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, 2 × 1 प्लस 3 × 5, ठीक है, प्लस 1 × 1 आएगा, प्लस 5 × 6 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो जो मेरी वैल्यू आई है वो मेरी आई है 102, यानी 102। तो यही हमारी टीपी कॉस्ट है। टीपी कॉस्ट निकाल ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल का मीन्स मतलब यहाँ पे किस किस सेल में हमारी वैल्यू फुलफिल है। तो 1 2 3
4 5 6, तो ऑक्यूपाइड सेल से मीन्स यहाँ पे ये है, तो 6 में फुलफिल है, 6 रख दिया। m प्लस n माइनस 1, m यहाँ पे क्या है, यानी जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें मेरी 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 3 रो प्लस 4 कॉलम माइनस का 1, ठीक है, m प्लस n माइनस 1, तो 6 आ गया, यहाँ पे ही 6 आ गया। ये दोनों इक्वल आना जरूरी है, जब भी हमारा जो टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी है वो अप्लाई होता है, तो ये इक्वल आ गया। सो देन टेस्ट इज ऑप्टिमलिटी इज एप्लीकेबल। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम कैलकुलेट करेंगे CIJ। CIJ क्या होता है, CIJ किसके लिए होता है, CIJ होता है जो हमारे वैल्यू फुलफिल की थी फिल सेल के लिए। फिल सेल आप तो समझ गए होंगे, यहाँ पे वैल्यू फुलफिल हो रही है फिल्ड सेल के लिए, तो CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। और इनसे मीन्स क्या है, अगर मैं C11 ले रही हूँ, अगर मेरा वैल्यू ये C11 ही तो है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू फुलफिल हो रही है, तो मेरा C11 है, तो मैंने C11 लिया, तो U1 प्लस V1, देयरफॉर U1 प्लस V1 इक्वल टू 2। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी 2। अब इसके ऐसे ही इसके लिए करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C12, तो U1 प्लस V2, देयरफॉर U1 प्लस V2 इक्वल टू 3 लिख दिया। अब 3 भी वहीं से आया है, देखिए, ठीक है। इसी तरह मैंने ये लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू यानी U1 U2 U3 और V1 V2 V3 और V4 में कौन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है, उसको हम 0 मान लेंगे, क्योंकि जब तो हम इनकी वैल्यू सबकी निकाल पाएंगे। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मुझे दिखी U3, तो मैंने क्या किया, लेट U3 इज 0। U3 मेरा 0 आ गया, तो मैंने वहाँ से V1 इक्वल टू 5 निकाल लिया। ये सारी वैल्यू मैंने फुलफिल करके वहाँ से निकाल ली, ठीक है। ऐड और मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन तो सब पे आते ही हैं, तो ये वहीं से हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, नाउ कैलकुलेट। अब हमने जो फुलफिल सेल थे उनके लिए तो कर लिया, लेकिन जो एम्प्टी सेल है अब उनके लिए करेंगे। तो DIJ यानी डेल्टा IJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये याद रखने पड़ेंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जो मेरे एम्प्टी सेल थे, क्योंकि जो मेरा 1 था और 1 2 था, उस पर वैल्यू फुलफिल थी, और जो मेरा 1 3 था उस पर वैल्यू फुलफिल नहीं थी, यानी वो एम्प्टी था। 1 मिनट में दिखा रही हूँ, देखिए, ये जो मेरा 1 3 है ये भी एम्प्टी है, 1 4 भी एम्प्टी है, 2 1 भी एम्प्टी है, ठीक है, 0 भी। और ये तो इनके लिए निकालेंगे डेल्टा, ये तो 0 है, ये इसके लिए क्या निकलेगा, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू। तो मैंने लिख दिया डेल्टा 1 3। अब ये पता चल गया होगा 1 3 कहाँ से आया, 1 3 ही क्यों लिया है। डेल्टा 1 3 इज इक्वल टू C13, 1 3 यानी I और J माइनस U1 प्लस V3। अब U1 V3 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, ये जो हमने ऊपर निकाली है, ठीक है, इनका यूज इनमें होगा। सो वैल्यू निकलना ये वाली बहुत ज़रूरी है, और सही निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती होगी तो ये गलत निकलेगा, ये गलत निकला तो आंसर गलत निकलेगा। तो डेल्टा 1 3 मैंने ये C13 की वैल्यू 11 रख दी। अब 11 कहाँ से रखी है, C13 की वैल्यू यहाँ पे 11 दे रखी है, ये यहाँ से रखी है, ठीक है, 11 रख दी। और U1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ऊपर निकाली है, ठीक है, कहाँ है, -3। और V3 की वैल्यू मैंने 15 निकाली है, V3 की वैल्यू 15 है। तो इस तरह मैंने वैल्यू फिल करके यानी पुट करके मेरा जो डेल्टा 1 3 निकला है वो माइनस का 1 निकला है। अब देखिए पहला ही नेगेटिव निकल गया। अब आगे भी निकालते हैं, डेल्टा 1 4 वैल्यू फुलफिल 1 4 हम पीछे की तरह देखेंगे, जैसे हमने C13 की वैल्यू यहाँ पे 11 दे रखी थी। अब टेबल में जो C14 की वैल्यू है वो कितनी है, वो 7 है, आप देख सकते हैं 7 है। तो डेल्टा 1 4 की वैल्यू मैंने 1 निकाल ली। नेक्स्ट बढ़ रहा है, डेल्टा 2 1 की वैल्यू 4 आई है मेरी, डेल्टा 2 2 की वैल्यू 2 आई है, डेल्टा 2 3 की वैल्यू -1 आई है नेगेटिव, और डेल्टा 3 2 की वैल्यू प्लस का 2 आई है। अब हमें दिख रहा है कि सिंस DIJ यानी डेल्टा IJ वो लेस देन है 0 से। लेस देन क्यों है, क्योंकि नेगेटिव आ गई है वैल्यू। सो क्या होगा,
डी आई जे लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है, डी आई जे लेस देन 0, द आई बी एफ एस यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसको नॉट ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, नाउ असाइन ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी सेल। अब यहाँ पे जो प्रोसेस आया है वो हमारा लूप बनाने का आया है। अब लूप हम क्यों बनाएंगे, लूप हम इसलिए बनाएंगे कि जो हमारे नेगेटिव वैल्यू आई है वो हमारा जो आंसर आ सके। तो लूप हम कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिए। लूप में क्या होता है कि ये मेरे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, तो मैं ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, तो ये मेरा लूप बन गया। और लूप की क्या कंडीशंस हैं कि जो मेरी नंबर ऑफ़ लाइन्स होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, यानी इवन नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4। ऐसे ऐसे हो सकता है लूप, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है मेरी, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। और ऐसे नहीं बन सकता है, जैसे ऐसे बन गया, और तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये लूप नहीं है। लूप कौन से बनेंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स इवन होंगी, और उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा साइन, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो हमारा लूप बन जाएगा। और लूप पे जो वैल्यू फुलफिल होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या यहाँ पे जो नाउ असाइन ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी सेल 2 3 लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 3 असाइन किया है, ठीक है। 2 3 पे मैंने यहाँ पे थीटा फुलफिल कर दिया, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे भी वैल्यू है फुलफिल, 1 है, ये है, ये है, तो ये मेरा लूप बनना है। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जाऊँगी तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है फुलफिल करने के लिए, ऐसे जा रही हूँ तो भी यहाँ पे भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे लूप कैसे बन रहा है। मैंने यहाँ पे थीटा फुलफिल कर दिया, अब थीटा कर दिया तो कौन सा साइन था, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, मेरी यहाँ पे 1 फुलफिल थी, तो 1 माइनस, अब साइन किसका आएगा, माइनस, तो माइनस थीटा, अब फिर किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो 1 प्लस थीटा, अब किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 3 माइनस थीटा। अब ये 1 1 ये 3 कहाँ से आए, ये पहले हमने वैल्यू निकाली थी, ये वहीं से फुलफिल हुई हैं, तो उनमें से ही हमने थीटा को प्लस किया है और माइनस किया है, और प्लस माइनस किस अकॉर्डिंग किया है, इसके अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूँगी, थीटा इक्वल टू मैंने 0 रख दिया, जैसे यहाँ 1 माइनस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या मिल गई, मुझे 1 मिल गई। और मेरा यहाँ पे भी है 3 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली, 3 मिली। सो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम कितना हो सकता है, 1 और 3, तो थीटा इज इक्वल टू 1 चूज किया है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, तो चूज मिनिमम। अब क्या करना है हमको, थीटा वैल्यू पुट इन मैट्रिक्स। अब ये थीटा की वैल्यू जो है, जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी उसमें फुलफिल कर देंगे। लूप मैंने माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू कितनी फुलफिल कर दूँगी, 1। ये मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दी 1। अब सोच रहे होंगे यहाँ ये खाली क्यों रह गया, क्योंकि वहाँ पे था 1 माइनस थीटा, तो 1 में से मैंने थीटा की जगह 1 रख दिया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू, इसलिए ये खाली है, यहाँ पे कोई वैल्यू फुलफिल नहीं है। देखिए 1 माइनस थीटा था ना, अब थीटा की वैल्यू हम 1 रख दी तो 1 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, मैंने वैल्यू फुलफिल कर दी। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम एलोकेशंस करेंगे। एलोकेशंस x1 पे कितनी फुलफिल है वैल्यू, 1 है, x1 2 पे 5 है, x2 3 पे 1 है, x3 1 पे 6 है, x3 3 पे 2 है, और x3 4 पे 2 है। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम टीपी कॉस्ट निकालेंगे। तो पिछली बार टीपी कॉस्ट क्या आई थी, जो हमारी टीपी कॉस्ट आई थी वो आई थी 102। तो ये जो है कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है कि हमारा क्वेश्चन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर हमारी जो कॉस्ट आएगी टीपी कॉस्ट वो 102 ही आए, या फिर 102 से कम आनी चाहिए, तो जब ही हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है कहीं ना कहीं। तो वहाँ मेरी वैल्यू आई थी 102, यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आई है 101, यानी 101। और टीपी कॉस्ट तो पता ही है कैसे निकाली है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है सबको। अब वो अगर हमें टीपी कॉस्ट इससे कम चाहिए तो यही प्रोसेस फिर से करेंगे,
ठीक है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे और फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के बाद लूप बनाएंगे और फिर से यही प्रोसेस करेंगे। तो ये जो टीपी कॉस्ट आ जाएगी वो 100 तक आ जाएगी, नहीं तो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। फिर अब ये क्या है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है एक, दिस टीपी कॉस्ट वैल्यू इज डेफिनेट स्मॉलर देन द प्रीवियस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 102। ठीक है, जो मैंने अभी बताया ये वही है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 102 से स्मॉलर आनी चाहिए, ये डेफिनेट है, तभी हमारा क्वेश्चन सही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो समझ जाएं गलत है क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।